टारगेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। आखिर हम अपने परिवार जैसे दिखते तो हैं, पर फिर भी उनसे इतने अलग, इतने यूनिक क्यों हैं? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी के बारे में। ये वो कमाल का विज्ञान है जो हमें उस ब्लूप्रिंट को समझने में मदद करता है, वो सीक्रेट कोड जो ये तय करता है कि कोई भी जीव कैसा होगा। कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी आंखें शायद हमारी माँ जैसी हैं और मुस्कान पिता जैसी, लेकिन फिर भी हम उन दोनों की हूबहू कॉपी नहीं हैं। हमारी अपनी एक अलग पहचान है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हम सबके अंदर, हमारे जेनेटिक्स में ही छिपा हुआ है। देखिए, इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। हमारे कान के नीचे का हिस्सा, जिसे ईयर लोब कहते हैं, कुछ लोगों में ये चेहरे से जुड़ा होता है और कुछ में बिल्कुल अलग यानी फ्री होता है। ये जो छोटे छोटे फर्क है ना, यही तो है वंशानुगत गुण, या जिन्हें हम कहते हैं ट्रेड्स। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम पारिवारिक समानता की इस पहेली को समझेंगे, फिर मिलेंगे मेंडल और उनके मटर के पौधों से, वंशानुक्रम के नियमों को जानेंगे, अपनी जेनेटिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। ये पूरी कहानी घूमती है एक शब्द के इर्द गिर्द, और वो है विभिन्नता या वेरिएशन। देखिए, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो जो नई पीढ़ी आती है वो अपने माता पिता जैसी तो होती है, पर उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी नहीं होती। उनमें हमेशा थोड़े बहुत अंतर, थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, और विज्ञान की भाषा में इन्हीं अंतरों को विभिन्नता कहा जाता है। यही वो चीज है जो हर पीढ़ी को थोड़ा नया और अलग बनाती है। तो सवाल ये है कि ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती कैसे हैं? इस बड़े रहस्य को सुलझाने का श्रेय जाता है एक ऐसे इंसान को जो एक साधु भी थे और एक वैज्ञानिक भी, और जिन्होंने अपने बगीचे के मटर के पौधों से कुछ ऐसा पता लगाया जिसने बायोलॉजी की पूरी दुनिया ही बदल दी। मिलिए ग्रेगर मेंडल से। इन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने साइंस और मैथ्स को मिलाकर मटर के पौधों पर सालों तक एक्सपेरिमेंट्स किए और हर एक पीढ़ी के गुणों का, मतलब पौधों की लंबाई से लेकर बीजों के रंग तक का, बहुत बारीकी से हिसाब रखा। मेंडल का प्रयोग सच में कमाल का था। उन्होंने पहले एक लंबे और एक बौने पौधे का क्रॉस कराया। अब हैरानी की बात यह हुई कि पहली पीढ़ी यानी F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे लंबे निकले। बौनेपन का गुण जैसे कहीं गायब ही हो गया हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब उन्होंने इन लंबे पौधों का आपस में क्रॉस कराया तो दूसरी पीढ़ी F2 में बौनापन वाला गुण फिर से वापस आ गया, और एक खास अनुपात में, जहां करीब 3/4 पौधे लंबे थे तो 1/4 बौने। इससे एक बात तो साफ हो गई कि गुण गायब नहीं होते, बस कभी कभी छिप जाते हैं। मेंडल के इस चौंकाने वाले नतीजे ने ही उन्हें वंशानुक्रम के कुछ बहुत ही जरूरी नियमों तक पहुंचाया। तो चलिए अब उन नियमों को ही समझते हैं। तो यहां पर सबसे दिलचस्प बात क्या थी? बात यह थी कि पहली पीढ़ी के पौधों में लंबेपन और बौनेपन दोनों की जानकारी मौजूद थी, लेकिन हमें दिखाई सिर्फ लंबेपन वाला गुण दे रहा था। इसका मतलब तो यही हुआ कि एक गुण दूसरे पर भारी पड़ रहा था, या कह सकते हैं कि हावी हो रहा था। और यहीं से जन्म हुआ डोमिनेंट ट्रेट यानी प्रभावी गुण के कॉन्सेप्ट का। ये वो गुण है जो अपनी मौजूदगी जरूर दिखाता है। जैसे मटर के मामले में लंबापन एक प्रभावी गुण था। मतलब अगर पौधे के पास लंबेपन वाला एक भी फैक्टर है तो वो पौधा लंबा ही होगा। और सिक्के का दूसरा पहलू है रिसेसिव ट्रेट यानी अप्रभावी गुण। ये बेचारा थोड़ा शर्मीला है। ये तभी दिखाई देता है जब प्रभावी गुण वहां मौजूद न हो। बौनापन एक अप्रभावी गुण था। एक पौधे को बौना होने के लिए उसे अपने दोनों माता पिता से बौनेपन वाले फैक्टर मिलने जरूरी थे। एक भी डोमिनेंट आ गया तो ये छिप जाएगा। पर मेंडल इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे सोचा कि अच्छा, अगर हम एक साथ दो गुणों को देखें तो क्या होगा? मतलब क्या ऐसा जरूरी है कि जो पौधा लंबा हो उसके बीज हमेशा गोल ही हों? और उन्होंने पाया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये गुण अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं और एक दूसरे से आजाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। ये टेबल उसी बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। जब मेंडल ने गोल और पीले बीज वाले पौधों को झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधों से क्रॉस कराया तो F2 पीढ़ी में उन्हें सिर्फ यही दो तरह के पौधे नहीं मिले, बल्कि उन्हें गोल, हरे और झुर्रीदार पीले बीजों जैसे नए कॉम्बिनेशन भी मिले। और ये सब एक फिक्स्ड मैथमेटिकल रेशो में हुआ,
9:3:3:1। ये इस बात का पक्का सबूत था कि गुण एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो अब हमें वंशानुक्रम के नियम तो पता चल गए, लेकिन ये सब असल में होता कैसे है? मतलब वो कौन सी चीज है जो इन नियमों को चलाती है? इसके लिए हमें थोड़ा और गहराई में सेल के लेवल पर जाना होगा और अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट को समझना होगा। और इसका सबसे सीधा और आसान जवाब है जीन। जी हाँ, हमारे गुणों को जीन कंट्रोल करते हैं। मेंडल जिन्हें फैक्टर्स कह रहे थे, आज विज्ञान उन्हें जीन कहता है। ये हमारे शरीर की हर एक खासियत के लिए एक तरह की इंस्ट्रक्शन बुक है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, हमारी हर कोशिका में धागे जैसे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं। अब इस डीएनए के एक खास हिस्से को, एक छोटे से टुकड़े को जीन कहते हैं। हर जीन एक खास तरह का प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है, और यही प्रोटीन असल में हमारे शरीर को बनाते और चलाते हैं। हमारी आंखों का रंग तय करने से लेकर हमारी लंबाई तक सब कुछ यही करते हैं। और अब ये बात मेंडल के प्रयोग से जुड़ जाती है। हर गुण के लिए हमारे पास हर जीन की 2 कॉपी होती हैं, एक मां से मिलती है और एक पिता से। और इसी वजह से हमारे अंदर प्रभावी और अप्रभावी गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो हम सभी को एक दूसरे से अलग और अनोखा बनाते हैं। चलिए इन सभी नियमों को काम करते हुए देखने के लिए एक आखिरी और बहुत ही साफ उदाहरण लेते हैं। और वो ये है कि किसी भी इंसान का लिंग, यानी वो पुरुष होगा या महिला, ये कैसे तय होता है। देखिए, इंसानों में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। इनमें से 22 जोड़े तो महिला और पुरुष में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, वो अलग होता है। महिलाओं में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, यानी XX, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, यानी XY। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी भी बच्चे को अपनी मां से तो हमेशा एक X क्रोमोसोम ही मिलेगा। सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से कौन सा क्रोमोसोम मिलता है। यहां पर 50-50 का चांस होता है। अगर पिता से X क्रोमोसोम आया तो बच्चा लड़की XX होगा, और अगर Y क्रोमोसोम आया तो बच्चा लड़का XY होगा। है ना बिल्कुल सिंपल? और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर लंबाई, रंग और लिंग जैसे गुणों को इतने साफ सुथरे नियमों से समझा जा सकता है, तो हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट में, हमारे डीएनए में और कितनी ज्यादा जानकारी छिपी होगी जो हमें वो बनाती है जो हम हैं। हमारे साथ इस जेनेटिक सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस जानकारी को फिर से देखना चाहते हैं, तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।